ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। एक बार सारे बच्चे इसमें मैं बता दूं क्या क्या आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी भेज रखे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, सारी मैं डेरिवेशन आपको करवा चुका हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये हो गया। और इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी पढ़ी हैं। और इसमें दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ऑब्लिक कोलिजन एनर्जी कंजर्वेशन इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां से कम आपको 2 डेरिवेशंस मिलेंगी, ठीक है। तो जिनका भी वर्क एनर्जी पावर आ रहा है वो सारे बच्चे देख लें कि डेरिवेशन आपको करके जाना पड़ेगा। इसको एक बार फोटो खींच लो। अरे जिनका भी सब्जेक्टिव पेपर है ना, सारे एमसीक्यू जाएंगे सारे, बट फिर भी एक बार इन डेरिवेशंस को देख लेना जिनका भी सब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब आपका कैसा रहा पेपर? संदेशा बेटा पेपर कैसा रहा है? ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एमसीक्यू टाइप का, एमसीक्यू आ रहा है, निगेटिव मार्किंग के साथ आ रहा है। अच्छा चलो भाई, चलिए भाई ये पीडीएफ ओपन हो गया। चलो भाई सारे बच्चे देखें पहला क्वेश्चन क्या है क्विकली। तो जिनका भी स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, अनुष्का जल्दी क्विकली, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन में खत्म करने क्लास में, ठीक है। एक बॉडी को हमने कहाँ फेंक दिया है? ऊपर फेंक दिया है। और क्या पूछ रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है। आप सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या? कॉस थीटा। सारे बच्चे देखते रहिए। तो फोर्स कहाँ लग रहा है ग्रेविटी का? भाई किसी बॉडी को तो फेंकोगे ऊपर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे एक्ट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो बताओ फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर। सबको क्लियर है ना? एंगल कितना हो गया? 180 हो गया। सबको समझ में आ रहा है? तो भाई वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए? सारे बच्चे देखिए, फोर्स नीचे की तरफ होगा, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। एंगल कितना है? 180 है। और सबको पता होना चाहिए कि जो cos 180 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे भाई इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। cos 180 इज -1। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर चार भी? तो जब भी आपसे किसी भी फोर्स का वर्क डन पूछता है तो आप क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और थीटा से यू कैन डिसाइड कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन था बेटा, आप पढ़ो, सबको एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। चलो भाई सारे बच्चे देखें एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए पर्सन होल्ड्स ऑन ए वेट ऑफ 10 kg, ठीक है। हाँ, तो इस बंदे के सर पे कितना वेट रखा है? इसने अपने सर पे 10 kg का वेट रखा हुआ है। कितनी हाइट पे? 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है भाई। तो ये बताओ बंदे ने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा होगा?
भाई जितना उसका वेट है, जैसे मेरे सर पे कोई वेट रखा हुआ है, तो जितना उसका बॉडी वेट होगा मैं भी तो उतना ही फोर्स अप्लाई करूंगा ऊपर। तो ये बताओ इस बंदे ने इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रखा होगा, और इसका बॉडी वेट कितना है बताओगे आप मुझे? इसका बॉडी वेट कितना है बोलो? बॉडी वेट कितना होता है? mg होता है। सारे बच्चे बताइए 10g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 न्यूटन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसका मतलब आपने कितना फोर्स अप्लाई कर रखा होगा इसके ऊपर? अगर इसका 100 न्यूटन वेट है तो जो आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे वो फोर्स कितना होगा? 100 न्यूटन। हालांकि मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बोलो 90 डिग्री एंगल। नहीं, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है भाई। तुम किसी वेट को लेके खड़े रहो 1-2 घंटे तक, आपका वर्क डन काउंट कितना होगा? क्यों जीरो काउंट होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट ही नहीं भाई, बॉडी चली नहीं रही है। आपने तो सर के ऊपर किसी को रखा हुआ है ऐसे फोर्स अप्लाई करके। वर्क डन होता क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो बिल्कुल वर्क काउंट नहीं होगा। आप वेट को 1 घंटे रखे रहो या 2 घंटे, पता नहीं, जैसे आप बॉल को धक्का मारते हो तो हमारा वर्क डन क्या काउंट होता है? जीरो, क्योंकि बॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। आपकी मसल्स की जो एनर्जी है, आप थक जाओगे लेकिन आपका वर्क डन काउंट नहीं होगा। सबको समझ में आ गया ना? किसी वॉल को पुश करने में या सर के ऊपर किसी वेट को लेके खड़े होने में जो हमारा वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देखिए। पहले बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो बोलोगे यार, बॉडी चल नहीं रही ना, सर के ऊपर रखा हुआ है ऐसे, मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसलिए बर्डन जीरो है। नहीं, एंगल 180 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना। मैं सर के ऊपर कुछ किसी चीज को रखे बैठा हूँ तो उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बर्डन जीरो हो गया। तो सर एंगल भी नहीं होगा इसमें? हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं तो एंगल क्या डिफाइन करोगे? डिस्प्लेसमेंट होगा तब तो तुम एंगल बोलोगे। सारे बच्चे मुझे बताइए व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती थी, याद आ गया? और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या करती है? चेंज करती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चे पढ़िए अपने अपने मोबाइल में। द बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी। अब बताओ रेडियल फोर्स कहाँ होता है? रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? वो टुवर्ड्स सेंटर। और सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट। जीरो हो जाएगा। तो आंसर जीरो हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर आपकी सर्कुलर मोशन हो रही है तो सर्कुलर मोशन में जो रेडियल फोर्स होता है उसका क्या मतलब होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे? रेडियल फोर्स का क्या मतलब होता है? रेडियल फोर्स का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अंदर लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बताइए आप? जब कोई बॉडी ऐसे सर्कल में चल रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? अलोंग दी टेंजेंट। तो एंगल कितना बनेगा इसमें? भाई सारे बच्चे बताएं एंगल कितना आएगा? यहाँ पे एंगल की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीरो। ये आपको बताया होता है मैंने कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव? बताओ भाई, वीडियो जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखी है। गौरी बेटा बताओ कंजर्वेटिव क्या होता है? एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होता है। अगर आप किसी बॉडी को एक राउंड ट्रिप में घुमा के ले आओ और वर्क डन जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। और आप उस बॉडी को घुमा के लाएंगे और वर्क डन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? ये मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, एक बार सारे बच्चे वर्क एनर्जी पावर की वीडियो देख लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नोट कर लो अगर आपको नहीं पता है पॉइंट।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। नोट कर लिए भाई। सर मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पूरा आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं? फ्रिक्शन फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी को क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। आई बात समझ आ गई? वीडियो देख लेना दोनों, ठीक है। और इसी क्वेश्चन आएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल में से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बताओ भाई, ऑप्शन क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एनर्जी को क्या करता है? लॉस कर देता है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर एनर्जी। जैसे पेन को ऊपर ले गया ना, तो जो मैंने वर्क किया वो ग्रेविटी ने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। मैं किसी स्प्रिंग को दबा दूं तो जो वर्क करूंगा वो स्प्रिंग में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। कंजर्व और नॉन कंजर्व का मतलब जो एनर्जी को स्टोर, मैं एक बॉक्स को यहाँ से धक्का मार के वहाँ ले जाऊँ तो जो मैं वर्क करूँगा, क्या वो वर्क स्टोर हुआ? वो हीट की फॉर्म में क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन अगर किसी को आप स्प्रिंग के अगेंस्ट ऐसे प्रेस कर देते हो तो स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। जब आप अपने फोर्स को रिमूव करोगे तो स्प्रिंग उसको दोबारा क्या करेगा? फेंक देगा आपकी तरफ। तो कि उसने एनर्जी को क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। ठीक है। जितना भी वर्क एयर के अंदर होता है वो तो सारा नॉन कंजर्वेटिव होता है। एयर ट्रैक का जो वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे पढ़िए। ईशान बताओ क्या करा फिफ्थ क्वेश्चन? The linear momentum of a body is increased by 10%. What is the increase in kinetic energy? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बहुत ढंग से नोट करें। ऐसे क्वेश्चन स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। Kinetic energy is equal to V square. देखो भाई सारे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एम से डिवाइड करते हैं। तो जब इसको एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए आप? एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम आ जाएगा। सबको पता है एम वी क्या होता है? क्या होता है एम वी? मोमेंटम होता है। इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया बताइए? पी स्क्वायर बाई 2m। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे बच्चे ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ? द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? क्या करेंगे बताओ? अमन क्या करना चाहिए? एक ही जगह वैल्यू रखनी है। चार भी क्या करेंगे बताओ? हमने मोमेंटम को कितना बढ़ा दिया? P प्लस 10%। ठीक है, तो पहले P का 10% बताइए कितना होगा? P इंटू 10/100 कितना हो गया? P/10। तो नया मोमेंटम कितना हो जाएगा बताएंगे आप मुझे? P प्लस P/10 हो जाएगा। जो नया मोमेंटम होगा वो 11P/10 हो जाएगा। हो जाएगा? तो जो हमारी नई काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी हो जाएगी? 11P/10 का स्क्वायर अपॉन 2m। तो चेंज कितना आएगा बताएंगे आप मुझे? हाउ टू फाइंड परसेंटेज चेंज? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस अपॉन इनिशियल। तो ये 11 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? 121 अपॉन 10 का स्क्वायर 100। और ये आप देखना पी स्क्वायर बाई 2m आएगा माइनस 1 आ जाएगा जब वैल्यू पुट करोगे। और हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। पी स्क्वायर बाई 2m कॉमन आता है और क्या आता है बताओ? 121 बाई 100 माइनस 1 और अपॉन में कितना आता? अपॉन आता है पी स्क्वायर बाई 2m। क्लियर? कितना आ गया बोलो? 21 बाई 100। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई भी तो करते थे इसको, क्यों भाई? हाँ, तो भाई सारे बच्चे इसको प्यार से नोट कर लें, 21% आएगा। याद नहीं आ रहा होगा, ये स्टेटमेंट लिख लेना है ना कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं ना, सारे कोलिजन्स में मोमेंटम क्या रहता है? नोट कर लो इस लाइन को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनर्जी लॉस हो भी सकती है
नहीं भी। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी लॉस नहीं होता है। पर सर कैसे एक्सप्लेन करते हैं 100% यार देखो, जब दो मोमेंटम कब कंजर्व होता है बताओ? किसी बॉडी का मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब उस पर फोर्स ना हो। ये क्या बोल दिया मैंने? इस सेकंड लॉ पढ़ा है सबने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? क्या होता है बताओ यार? ये तो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, न्यूटन सेकंड लॉ भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? अप्लाइड फोर्स। तो ये बताओ अगर F 0 हो गया, सारे बच्चे ध्यान से देखें, F 0 होने पे डेल्टा पी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और डेल्टा पी 0 होने का मतलब पी क्या है? अरे कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सबको पता है ना कि किसी बॉडी पे फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब सारे बच्चे ध्यान से सुने। कोलिजन में पता क्या होता है? जब दो बॉडीज आपस में ऐसे लड़ती हैं कोलिजन में, तो उनमें कोई फोर्स होता है? मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ, सारे बच्चे बड़ा टेंशन पे करें। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, दोनों आपस में लड़ गए ऐसे। एक इधर से भागता हुआ आया और एक इधर से भागता हुआ है, दोनों में आपस में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। और कोलिजन के बाद दोनों क्या हो गए? अलग अलग चले गए। या कोई भारी है तो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। होता क्या है, इस बॉडी पे फोर्स किधर आएगा बताइए? यार ऐसे नॉर्मल एक्शन लगेगी नहीं लगेगी? सारे बच्चे ध्यान से देखते रहें। और इस पर भी क्या होगा बताओ? इस पर भी नॉर्मल एक्शन इधर लगेगी। इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। किसको? नॉर्मल एक्शन को। ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड स्मूथ है। सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो बताओ इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स बाहर से आया, पे ऐसे लड़े वो दोनों, और लड़के फिर क्या हो गए? वो वापस चले गए। किस फोर्स की वजह से वापस हुए? जो एक दूसरे पे नॉर्मल एक्शन आई। भाई ये ऐसा आके लड़ा तो इस पे इसने इधर नॉर्मल एक्शन लगाया, इस पे इधर नॉर्मल एक्शन लगी, और दोनों ब्लॉक्स अपना दूर दूर चले गए। क्या कोई फोर्स बाहर से आया? सारे बच्चे मुझे बताएं। कोई फोर्स बाहर से नहीं आया ना? सबको क्लियर ना? और जब तक फोर्स बाहर से नहीं आता है तब तक मोमेंटम चेंज नहीं होता है, समझे? तो जब कभी भी कोलिजन होता है तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लिए सारे बच्चे कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम ऑफ, हाँ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि मैं नोट्स में लिखवा चुका हूँ बट इतना इंपॉर्टेंट आप दोबारा लिखिए कि इन कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इन कोलिजन momentum of system remains constant। सर क्लास में आपने 3 क्वांटिटीज बताई थी जो कांस्टेंट रहेंगी। अभी एक से बताते हैं। क्या लिखा आपने? मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फिर लिखिए नॉर्मल एक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल एक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। वो लड़ेंगे तो जो में नॉर्मल एक्शन आएगा इज एन इंटरनल फोर्स। नॉर्मल एक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज इंटरनल फोर्स। उसको हम क्या काउंट करते हैं? इंटरनल। ठीक है, फिर लिखेंगे आप अगर दो बॉडीज आपस में लड़ रही हैं तो जिनका पहले का मोमेंटम होता है m1u1 प्लस कितना m2u2, ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? ये m1v1। पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है। सर बेटा क्या कह रहे थे आप? जब भी कोलिजन होगा ना तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नहीं, क्लास में हमने ना इसके साथ मोमेंटम और 2 क्वांटिटीज और बताई थी जो कांस्टेंट रहेंगी। एनर्जी कांस्टेंट रहती है अगर कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है ना तो उसमें, चलो मुझे बताना। विशाल क्या कह रहे हो? सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है वो कोलिजन से क्रिएट हुई है। हाँ, ऐसे लड़ी बॉडीज, इनमें आपस में फोर्स आया, वो इंटरनल फोर्स है। बस इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होता है, अलग अलग चेंज हो जाएगा। समझे? एक बॉल क्या होगी? एक बॉल फास्ट हो जाएगी और एक बॉल स्लो हो जाएगी, तो एक का मोमेंटम बढ़ेगा और एक का कम होगा, बट पूरे सिस्टम का क्या रहेगा? नो चेंज। क्लियर? हाँ
अगर हमारे पास एक सिस्टम है हाँ जो बी में है, हाँ लेकिन नीचे से राउंड है बी, हाँ और उसमें हम टॉप से एक बॉल छोड़ दें, हाँ यहाँ पे राउंड है, वहाँ पे रेस्ट है एक बॉल, तो उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर तक होगा या नहीं? हाँ, वहीं तक जाएगी जहाँ से छोड़ोगे। दूसरी वाली बॉल का हाँ नहीं, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, फिर से बताओ क्या करो। एक वी शेप का ग्रूव है मेरे पास। हाँ हाँ ठीक। यू ले लो, हाँ यू ले लिया, हमने टॉप से एक बॉल छोड़ दी। एक हमारे पास ग्राउंड पे रखी हुई है, हाँ जो ऊपर से नीचे आएगी, जो उसका मोमेंटम होगा वो उस पे ट्रांसफर होगा, हाँ तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा रेस्ट पे थी, हाँ वो ऊपर तक। हाँ, अगर मास सेम है दोनों का और कोलिजन इलास्टिक है तो फिर वहीं तक चढ़ जाएगी, ये नीचे वाली रुक जाएगी, जो आके लड़ेगी वो रुक जाएगी और वो दूसरी ऊपर चढ़ जाएगी वहाँ तक। लेकिन कंडीशन है कब? अगर दोनों में मास सेम हो और और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तब। चलिए भाई, उसके बाद सारे बच्चे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चन है। सबको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस देख लो, है ना। सबको मैं बता चुका हूँ कि कोलिजन में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। V2 माइनस V1 क्या होता है बताइए? इसको बोलते हैं, नहीं भाई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लड़ने के बाद दोनों बॉडीज अलग अलग जा रही हैं और U1 माइनस U2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, और इसका जो रेशियो नहीं, हाँ कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब आने की वेलोसिटी है। वो U1 U2 से एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं, और लड़ने के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई? V1 एंड V2। तो बाद में दूर होंगे और पहले वो क्या होंगे? पास आएंगे। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्या? रेस्टिट्यूशन। और ये 0 होता है किसके लिए? अगर ये 0 हो गया तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अगर E1 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर E लेस देन 1 है तो उसको भी क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। नोट कर लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो। नोट करिए। बताया ना, जब क्रेजी बॉल होती है ना, जब क्रेजी बॉल को ड्रॉप करते हो तो वो बहुत हाइट तक आती है, उसका ई क्या होता है? ज़्यादा होता है। कॉस्को की बॉल उससे कम आती है। लेदर की बॉल को ड्रॉप कर दो तो सबसे कम रिबाउंड करती है। और एक मैं सेरेमिक की बॉल बना दूं या मिट्टी की बॉल बना दूं, उसको छोड़ूं तो वो गिरेगी, उठेगी नहीं। तो क्रेजी बॉल जो जितना ज़्यादा रिबाउंड करता है उसका ई उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो क्रेजी बॉल का ई सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम किसका होगा? कॉस्को की बॉल का होगा, उससे कम लेदर बॉल का। और जो मिट्टी की बॉल होगी या जो क्ले की बॉल होगी वो गिरने के बाद फूट जाएगी, उठेगी नहीं, उसका ई 0 हो जाएगा। अगर कोई रिबाउंड नहीं कर रहा तो उसका ई कितना होता है? 0। परफेक्टली इलास्टिक होता है। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक वही होता है जिसमें ई 0 हो जाए। हाँ वही परफेक्टली इलास्टिक जिसका ई 0 हो जाए। और इन इलास्टिक में 0 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्लियर? ठीक है, चलो भाई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर, ये सारे बच्चे, मुझे कौन सा क्वेश्चन था ये पढ़ो भाई सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या था? फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड, क्वेश्चन पढ़िए भाई सारे बच्चे। वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आर रेस्पेक्टिवली, सामने लिखा हुआ है, क्या आंसर बनेगा बताओ? सर परफेक्टली इलास्टिक होता है। हाँ, तो परफेक्ट इलास्टिक बताया था वो। परफेक्ट इलास्टिक में कितना होता है? 0 होता है। इलास्टिक रहेगा, लिखा है इलास्टिक है, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला होगा मैंने। E is equal to 0 में परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। 0,1 सर परफेक्टली इलास्टिक होल पर डिफाइन है इलास्टिक। आप बोल इलास्टिक है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। परफेक्टली इन इलास्टिक।
अब क्लियर? इसके लिए कितना है? 0। और परफेक्टली इलास्टिक जैसे तो कोई चीज़ ही नहीं होती, वो इलास्टिक बोल दो या परफेक्टली, दोनों बातें सेम होती हैं। तो अब में आप सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए इसका। एक का कौन सा पार्ट बैठेगा? बी। अब देखो कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। डी होगा। सर पहले इन्होंने परफेक्टली इलास्टिक बोला, फिर इलास्टिक बोला ना। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक एक ही होता है। सारे बच्चे सुन लें, क्या बोला मैंने? परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक एक ही बात होती है। उसके लिए कितना होता है? 1। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? 0। तो 1 and 0 डी ऑप्शन बैठेगा एक का। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, बट ढंग से कर लेना। चलो भाई 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पढ़े भाई सारे बच्चे 9th क्वेश्चन बताइए। एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, क्या सेम है उनका? बोलो। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। सारे बच्चे पर क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन में कह रहा है ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो आपको बताना विच हैज ग्रेटर मोमेंटम। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? अरे एनर्जी दी है और मोमेंटम के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 4 भी बोलो बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m या p इज इक्वल टू कितना? √ क्या? 2m। ठीक है, तो k दोनों का क्या बताइए? अरे भाई k क्या है दोनों का? तो यहां से अगर k को सेम कर दिया जाए तो k कांस्टेंट हो जाएगा। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? तो जो हैवी होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम आएगा। आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने अगर आ जाता है तो। ठीक है, k इज p²/2m, p इज √2m k दोनों के लिए क्या है? सेम। जिसका m ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन काफी कूल है। हाँ, अरे 2b तो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल नहीं, मैं नहीं लिख सकता। चलिए भाई प्लीज अब बात करिए। 10th क्वेश्चन देखिए आप। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो मैं लिंक भेज दूँ पहले, तो इसका टेम्परेचर है वो करना कम करना। एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, है ना? मतलब एक बंदा उसको वॉल को क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा? नो वर्क डन, है ना? रीजन समझ गया आप? वर्क डन तभी काउंट होता है जब आप फोर्स अप्लाई करके बॉडी को क्या करें? डिस्प्लेस करें। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो भाई 11 बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले बताइए आप लोग क्या होता है? जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ½kx²। स्प्रिंग जहां पे k क्या होता है उसका? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या करा भाई? यहां पे x क्या होता है? व्हाट इज x? और x कोई नहीं बताएगा क्या होता है? और दोनों हो सकते हैं, कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0 का? बिल्कुल 0 होगा यार। कैसे?
दो स्प्रिंग्स हैं आइडेंटिकल ना, पढ़िए सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़िए। आउट ऑफ ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग कांस्टेंट 240 न्यूटन पर मीटर। भाई सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ लें पहले। दो स्प्रिंग्स हैं मेरे पास, बातें नहीं प्लीज। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? सेम, 240 न्यूटन पर मीटर। वन इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, वन इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। सर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा नहीं मेरे भाई, फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तो दोनों के लिए एक्स क्या बताइए? अरे भाई दोनों के लिए एक्स की वैल्यू क्या है? सेम है। और यहाँ पे एक्स क्या होता है? कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर? तो इसने पूछा क्या है तो बताओ पहले, ये तो पूछा नहीं इसने। इसने पूछा है द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू स्प्रिंग्स इज। तो दोनों में कैसी एनर्जी है? सेम एनर्जी स्टोर है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। समझ गए ना आप लोग? एक में कंप्रेशन है और एक में एक्सटेंशन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। अच्छा, वॉट किसकी एनर्जी होती है? पावर की। पावर की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वॉट होती है। और पावर होता क्या है बताइए? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है नहीं होता है? तो अगर वर्क अपॉन टाइम कर रहे हैं तो क्या होता है ये? सेकंड होगा। इसको बोलेंगे पावर। इसकी यूनिट क्या होगी? क्या यूनिट होगी भाई? वॉट। तो यहां से बताइए आप भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखें, अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो पावर मतलब वॉट और टाइम मतलब सेकंड। तो वॉट सेकंड किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की हो गई। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? एक वॉट सेकंड है, दूसरा वॉट है पार्ट बी में। तो वॉट तो पता ही किसकी एनर्जी होती है, किसकी यूनिट होती है? पावर। तीसरा क्या है? किलो वॉट, ये भी किसकी यूनिट है? ये भी पावर की है। और डी में लिखा है जूल पर सेकंड, ये भी किसकी यूनिट है बोलो? तो ये लास्ट की तीनों यूनिट पावर की हैं। पहली यूनिट लिखी है वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड क्या बन गया? एनर्जी। अरे क्लियर भाई सभी को? वॉट सेकंड मतलब पावर इनटू टाइम, एनर्जी बन गई ना। और बाकी तीनों क्या हैं? ये सब आपकी पावर ही लिखी हुई है। चले भाई, 13 क्वेश्चन। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड, द डिस्प्लेसमेंट, the initial velocity of object, the angle at which the force inclined to displacement। बोलो ये वेलोसिटी से क्या मतलब? हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और साथ में एंगल पे भी डिपेंड करेगा। उसकी पहले कितनी वेलोसिटी थी इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो जो हमारा यह ऑप्शन है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताइए सारे बच्चे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ना डिस्प्लेस करते हो तो जो आपको वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं इस मोबाइल को उठा के यहाँ रख दूँ तो जो मैंने वर्क किया वो इसमें क्या हुआ है? वो स्टोर हो गया। ठीक है, तो भाई सारे बच्चे 14 क्वेश्चन पढ़ें एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लेंगे, आपको स्कूल में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। द फोर्स बिटवीन ए पेयर ऑफ प्रोटॉन्स इज रिपल्सिव। है ना, दो प्रोटॉन्स में आपस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। वॉट चेंज इज ऑब्जर्व इन पोटेंशियल एनर्जी एज द टू प्रोटॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर। अब सोचो भाई, आपके साथ में एक प्रोटॉन है और आपके साथ में एक प्रोटॉन है, और आप इनको क्या कर रहे हैं? पास पास ला रहे हैं, है ना। तो ये बताओ, इस प्रोटॉन पे आपका फोर्स किधर आएगा? अंदर आएगा फोर्स, धक्का मारते हुए लाओगे ना। और डिस्प्लेसमेंट सबको समझ में आ रहा है?
कि अगर मेरे साथ में एक प्रोटॉन है, इस हाथ में प्रोटॉन है, तो जब मैं इस हैंड को ऐसे लेके आऊँगा तो मेरा फोर्स किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इनसाइड तो सारे बच्चे बताएं कि मेरा वर्क डन कैसा होगा, इंक्रीज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क डन होगा ना मेरा। अच्छा सिमिलरली इसके बारे में सोचो, इस प्रोटॉन पे मेरा फोर्स कहाँ होगा, अंदर, पास पास आ रहा हूँ उनको, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इनसाइड तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो अगर ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है और मुझे बोला गया है कि इनको पास पास लेके आओ, तो इसको मैं इधर से धक्का मारता हुआ लाऊंगा और इसको इधर से मैं क्या करूँगा, धक्का मारता हुआ लाऊंगा, तो ये मेरा फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इस पे ये मेरा फोर्स होगा और ये डिस्प्लेसमेंट। बताओ इनमें एंगल कितना है, 0 ना, तो मेरा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। सबको समझ में आ रही बात। और अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। एक बार मैं फिर से सारी बात बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है पहले बताओ, सारे बच्चे बताएं। जो हमें वर्क करना पड़ता है ना, वही तो बताना कि भाई स्टोर क्यों हुई, तो अब उसको आप ऐसा समझा दो। हाँ, तो अपना वर्क डन बताना पड़ेगा ना, पॉजिटिव हुआ वर्क डन। आपको बताना पड़ेगा कि आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। मैं वही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई तुमने प्रोटॉन को क्या किया, धक्का मारा इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। सारे बच्चे समझ रहे हैं कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको क्या बताना होता है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है या आपका वर्क डन निगेटिव है। अगर आपने वर्क डन पॉजिटिव किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर आपने वर्क डन निगेटिव किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मान लो अच्छा यहाँ प्लस और माइनस होता, फिर क्या होता बताओ। इमेजिन करो कि तुम्हारे साथ में एक प्रोटॉन है और इस हाथ में इलेक्ट्रॉन है, और तुमको बोला जाए कि इनको पास पास लेके आओ, तो तुमको बहुत स्लो लाना होता है एक्चुअली। तो तुम प्रोटॉन पे इधर धक्का मारोगे और इलेक्ट्रॉन पे इधर धक्का मारोगे, फिर उसको धीरे धीरे क्या करोगे बताओ, बहुत स्लो आप उसको पास लेके आएंगे। तो आपका फोर्स किधर होगा, इमेजिन करिए, प्रोटॉन इस हाथ में, इधर उसको पकड़ के रखोगे ना प्रोटॉन को। अगर इधर हाथ में प्रोटॉन इधर इलेक्ट्रॉन है, आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से पास आ जाएंगे। लेकिन हमें बहुत तेजी से पास नहीं लाना होता, उसको कैसे लाना होता है, बहुत ही स्लो लाना होता है। तो प्रोटॉन को क्या करोगे आप, पकड़ के रखोगे, इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखोगे, और उसको धीरे धीरे क्या करेंगे आप, छोड़ेंगे। तो सोचो प्रोटॉन पे किधर फोर्स आएगा, बाहर की तरफ आएगा, पकड़ के रखोगे ना, और उसको धीरे से आप छोड़ोगे अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर है आपका, और डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इन शॉर्ट लिखिए आप पॉइंट लिख लिया। इफ फोर्सेज आर रिपल्सिव, इसको रट लो, इफ फोर्सेज आर रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस in bringing potential energy increases in bringing objects closer. Potential energy increases in bringing object closer to each other. एक दूसरे के पास लाने पे पोटेंशियल बढ़ेगी। और अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो डिक्रीजेस। लिख लीजिए, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर then potential energy decreases. जैसे एक इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ, उसके इसमें 11वें नेट वर्क डन देखना पड़ेगा, हमारा नेट वर्क डन क्या हो रहा है। अगर हमारा नेट वर्क डन पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और हमारा वर्क डन अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हमारा वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में जाके क्या होता है, स्टोर होता है, तो हम वर्क करते हैं। चलिए भाई, इसके बाद 15 क्वेश्चन पे आइए। चलिए भाई, सारे बच्चे बार क्वेश्चन पढ़ें 15 क्वेश्चन को। हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड, है ना, हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी it has
व्हेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब सबको समझ आया कि एक बॉडी को मुझे कितनी हाइट पे रखने की ज़रूरत है जिससे कि जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, ये उतनी ही होगी जब ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भाग रहा था, तो जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार सारे बच्चे। सबको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? वेरी क्लियर बेटा क्वेश्चन? ठीक है, मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ। हाउ हाई मस्ट ए बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी को मुझे उठाना है जिससे कि उसमें क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाए। कितनी पोटेंशियल एनर्जी? गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल, सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इट हैज़ व्हेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? किसी बॉडी को मैंने h हाइट पे उठा दिया, सारे बच्चे ध्यान से देखें, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी बताइए? अरे mgh आ जाएगी ना, देखते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक इक्वल है। कौन सी काइनेटिक? और भाई वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 20 का स्क्वायर। सारे बच्चों ने क्वेश्चन समझ लिया है? संदेशा क्लियर है? आंसर निकाल के देखते हैं भाई। m से m कैंसिल हो गया, g 10 है, तो h is equal to 400/20। हाँ ये 20 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कहानी अजीब सी लिखी थी इसने। चलिए तो हमारा क्वेश्चन में 15 हो गया। नहीं बेटा 2-3 कराते हैं फिर छोड़ते हैं। अच्छा 20 कराते हैं, बस 20 तक फिर छोड़ते हैं। वैसे मैंने 4:15 पे शुरू किया था। चलो 16 क्वेश्चन देखिए। क्या कर रहे हैं? द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ यार ऑलवेज इज ए लॉस ऑफ, यस नन ऑफ देम हो जाएगा। यार फ्रिक्शन, देखो सारे बच्चे ध्यान सुने, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। प्लीज अब बातें नहीं, देखिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड में फेंक देता हूँ ऐसे, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और ग्राउंड पे ऐसे फेंक दिया, तो सारे बच्चे मुझे बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? अरे किसी चीज़ को जब आप ग्राउंड पे ऐसा फेंक देते हो जाकर रुक जाती है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? फ्रिक्शन में लॉस हो गई नहीं हुई? बताइए अनुष्का बताओ। अरे किसी ऑब्जेक्ट को जब तुम ग्राउंड पे फेंक दोगे तो उसकी एनर्जी कहाँ लॉस हो जाएगी? फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी ना, ठीक है। अब सोचो मैं इस टेबल को पकड़ के आगे खींच लेता हूँ ऐसे, इस टेबल को मैंने आगे खींच लिया, तो गौरी बताओ ये लैपटॉप को कौन आगे लाएगा? फ्रिक्शन लाएगा, जो टेबल और लैपटॉप पे फ्रिक्शन है। तो जब मैं इस टेबल को ऐसा खींचूंगा तो वेलोसिटी भी वेलोसिटी गेन करेगा नहीं करेगा? या इस पर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी क्या करेंगी? वेलोसिटी को गेन करेंगी। जैसे ये रखा है, ये मोबाइल का चार्जर ऐसा रखा हुआ है, अब मैंने इस टेबल को ऐसा खींच लिया, जब मैं टेबल को खींचूंगा तो इस मोबाइल चार्जर में क्या होगा बताओ? वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी टेबल के साथ? तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई नहीं आ गई? कहाँ से आई वो काइनेटिक एनर्जी? अरे जो ग्राउंड से, जो इस पे इस मोबाइल पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उस चीज़ से तो ये आगे मूव कर रहा है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है? मैं अगर टेबल को खींच लेता हूँ, फ्रिक्शन नहीं होता तो चार्जर तो वहीं रह जाता और टेबल क्या होती? आगे आ जाती। तो जब मैं इस टेबल को खींच रहा हूँ तो चार्जर भी आगे आ रहा है, और चार्जर क्यों आगे आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स से आ रहा है। तो फ्रिक्शन ने दो काम किए। अभी जो इसकी वेलोसिटी बढ़ी है वो किसने बढ़ाई? फ्रिक्शन ने बढ़ाई ना।
और अगर मैं किसी चीज़ को ग्राउंड पे फेंक दूं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। कौन कम करेगा उसको? फ्रिक्शन कम करेगा। तो फ्रिक्शन दोनों काम कर सकता है, किसी की वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है और किसी की वेलोसिटी को क्या कर सकता है? कम भी कर सकता है। तो जब मैं टेबल को खींचूंगा तो सब में वेलोसिटी आ जाएगी, और इस सब में जो वेलोसिटी आई दैट इज बिकॉज ऑफ क्या? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से सब में वेलोसिटी आई है। और किसी को फेंकने पे जब स्लाइड करके रुकता है तो फ्रिक्शन ही उसकी वेलोसिटी को क्या करता है? खत्म कर देता है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये अभी ये पेन चल रहा है, ऐसे देखो, इस पेन को कौन चला रहा है बताओ? फ्रिक्शन तो चला रहा है। अगर मेरे हैंड, बिल्कुल सही, अगर मेरे हैंड और पेन में फ्रिक्शन नहीं होता और मैं ऐसे हैंड को आगे करता तो पेन क्या होता है? नीचे गिर जाता ना। तो जो पेन में वेलोसिटी आ रही दैट इज बिकॉज ऑफ क्या? फ्रिक्शन। और पेन को फेंक दे तो इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई आंसर क्या होगा बताओ? तो नोट कर लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी नेगेटिव एंड ऑल्सो इट कैन बी पॉजिटिव। नोट कर लीजिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिख लो, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू स्लाइडिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। लिखिए, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है। एंड ए बॉडी, अगला लिखे, ए बॉडी प्लेस्ड ओवर अनदर बॉडी, ए बॉडी प्लेस्ड ओवर अनदर बॉडी गेट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन अवेलेबल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे फिगर बना लेना इधर देखो, जिससे आपको याद रहेगा, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। अगर मैं इस ब्लॉक को पुल करूंगा ऐसे, तो जो इसमें वेलोसिटी आएगी वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ क्या? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बोलो। सर आपने कहा अगर आप उस टेबल को खिसकाओगे तो उसके ऊपर की चीजें भी, अगर सर आप उसको इतनी तेजी से खिसकाओगे ऊपर की चीजें भी चली जाएंगे, पीछे कुछ जाएगा नहीं, सब आगे ही आएगा। सर जैसे एक पेन है, मैंने अपने आप को इतनी तेजी से करके पेन नहीं, पेन भी आगे आएगा, कम आगे आएगा, सर तो गिरा पीछे नहीं जाएगा, सब कुछ आगे आएगा। अगर मैं इसको टेबल को ऐसे बहुत तेजी से खींचूंगा ना तो आएगा लैपटॉप आगे ही, लेकिन टेबल ज्यादा आगे आ जाएगी। तो हमें ऐसा लगेगा क्या सब कुछ पीछे गिर गया, बट इनफैक्ट होगा क्या बताओ? लैपटॉप भी आएगा, चार्जर भी आगे आएगा, टेबल क्या होगी? ज्यादा आगे आ जाएगी, इसलिए चीजें गिर जाएंगी। तो टेबल के रिस्पेक्ट में चीजें कहाँ चली गई? पीछे। बट एक्चुअल में क्या हुआ है? सब कुछ आगे आया, जहाँ पे टेबल बहुत ज्यादा आगे आ गई है ना। तो वर्क डन उस केस में पॉजिटिव ही होगा। क्या करो? इनर्शिया कह सकते हो, इनर्शिया हो गया। तुमने टेबल खींच ली, चादर खींच ली तुमने, टेबल क्लॉथ बड़ा हो, फिर टेबल क्लॉथ है, उसके ऊपर सामान बड़ा हुआ है, टेबल क्लॉथ को खींचते हैं, कैसा है सामान, वो क्या कहेंगे? तो साथ में रहता है सामान टेबल टॉप पे टॉप पर जाता है। इनर्शिया वो बॉडी अपनी इनर्शिया से रेस्ट करना चाहती है, नीचे से चादर खिसक गई, वो जो भी है क्लॉथ नीचे से निकल गया, बाकी चीज में ही रहेगी। लेकिन सर अगर हम खींचे तो सारा जाता सर, लेकिन अगर वैसे खींचते हैं तो आ जाता है। तो वही इनर्शियल चीज़ हो गई ना। पहले उसको टाइम नहीं मिला, बहुत जैसे तुम गोली होती ना, एक पत्थर को उठा के उस पर मार दो, किस पे? ग्लास पे, पूरा शीशा चटक जाता है। और एक बुलेट फायर कर दो तो क्या होता है? वो एक होल बना के निकल जाता है। तो वो उसको भी इनर्शिया को ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है प्रोपगेट होने के लिए। जब कोई उसमें चेंजेस लाओगे तो बुलेट आई एकदम से लड़के निकल गई, और पत्थर आए तो उसने पूरा शीशा ही तोड़ दिया, है ना। तो वही चीज़ हो गई कि टाइम भी तो चाहिए होता है ना एक। चलो कल इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 17 से लेकर 38 तक 20, और दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके स्कूल में एग्जाम्स हैं। अगर आपने क्लास छोड़ी तो सीधे आपके 1-2 क्वेश्चन साफ हो जाएंगे।
कल मैं इसी से 17 से 38 तक डिस्कस करूंगा सेम टाइम 4 बजे, ठीक है समझे। और जाके इनको एक बार कर लो ढंग से क्वेश्चंस को।